प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और मैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, कर्मठ, जनप्रिय और विकास पुरुष के रूप में जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करती हूं, मंच पर विराजमान करोड़ों करोड़ भारतीयों की उम्मीद की किरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे जिले के ओडीओपी कालीन का मोमेंटो देखकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। और अब मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे मिर्जापुर के ओडीओपी के पीतल का थाल देकर अभिनंदन करना चाहती हूं। और साथ में सोनभद्र की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मिर्जापुर की प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के साथ स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और मैं मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्ति की बहनों से और मंच पर उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति से मेरा सादर निवेदन है, आगे आए और मां विंध्यवासिनी की चुनरी पहनाकर और उनका पवित्र चित्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। अब मैं बिना समय गंवाए देश में विकासवादी राजनीति के प्रणेता और 2047 के विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत भाषण के लिए उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को सादर आमंत्रित करती हूं। आप आए और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत और भारतीयता के परम आराधक, भारत के अंदर सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा मिर्जापुर की जनता जनार्दन की ओर से, सोनभद्र की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार की मंत्री और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी,
रावर्सगंज लोकसभा सीट पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, संजीव गौड़ जी, सांसद पकौड़ी लाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, दुग्धी विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री श्रवण कुमार गौड़ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उपस्थित सभी मिर्जापुर और रावर्सगंज से जुड़े हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण के चुनाव में मिर्जापुर की इस पावन धरा पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया के भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की है, हमारा ये मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, आज नए रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए भगवान श्री राम लला को विराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और यह विंध्यवासिनी का धाम, जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर
यानी वो कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है और अब लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकता है। रोपवे की सुविधा त्रिकोण में उपलब्ध हो रही है। कोई श्रवण कुमार को अपने बुजुर्ग मां बाप को कंधे में कावड़ में ले जाकर के दर्शन करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि रोपवे मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अब इस सुविधा को और आसान कर देगा। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा कोई सोचता था इस जनपद में और सोनभद्र जनपद में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था इस कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था यहां के गरीबों के मकान बन पाएंगे। आज लगभग अकेले मिर्जापुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को मोदी जी ने सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है और कोल जाति के लोगों को तो जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में 100% सिचुएशन के लक्ष्य को हर जनजाति समुदाय के लोगों को, चाहे वह गौड़ जाति का हो, चेरो हो, थारू हो, मुसहर हो, इन सबको 100% आवास से आच्छादित करने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, ये मई का महीना है। याद करिए 2014 के पहले एक बूंद पानी के लिए यहां की आम जनता तरसती थी। आजादी के 70 वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने हर घर नल की योजना से आज मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सिचुएट करने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण में आपको 1 जून को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, देश की जो आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं भी हम जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेके कच्छ तक, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के इस अभियान में मिर्जापुर और रावर्सगंज में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। इस बात का आश्वासन मोदी जी को आज यहां की जनता जनार्दन की ओर से चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने यहां के संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी, जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था, जिन लोगों ने आपको विश्वविद्यालय के लिए तरसाया था, यह सही समय है। और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है, अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कार्य करेगा, एक एक जनता जनार्दन कार्य करेगी। और इसी विश्वास के साथ हम आए हैं कि मिर्जापुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को अपना दल इसने प्रत्याशी बनाया है। और मोदी जी अपना आशीर्वाद और समर्थन के साथ ही आप सबसे आह्वान करने के लिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद तीसरी बार अनुप्रिया जी को प्राप्त हो। रावर्सगंज लोकसभा सीट पर
श्रीमती रिंकी कौल को अपना दल ने प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री जी अपना आशीर्वाद देने और आपसे प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आज यहां पर आए हैं। और आप सबसे हमारी अपील है कि यहां का जो चुनाव चिन्ह है कप प्लेट है, कप प्लेट पर जो भी वोट इन दोनों सीट पर मिर्जापुर और रावर्सगंज पर पड़ेगा, यह सीधे मोदी जी के पास जाएगा, मोदी जी की ताकत को दिल्ली में बढ़ाएगा। और दुगदी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने श्री श्रवण कुमार गौड़ को कमल चुनाव चिन्ह के साथ अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। मेरी आप सबसे अपील है, दुगदी उपचुनाव में श्रवण कुमार गौड़ को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके विकास के साथ विरासत के इस अभियान को आगे बढ़ाने के क्रम में आप फिर एक बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सभी मिर्जापुर और सोनभद्र वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी। और अब विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, पूरी दुनिया में जिन्हें अपना राष्ट्रीय सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान देने की होड़ लगी है, ऐसे विकासवादी राजनीति के प्रणेता, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, भारत को एक ग्लोबल प्लेयर की नई पहचान दिलाने वाले, मन की बात से करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले, भारत के कल्याण के प्रत्येक संकल्प को अपने अश्रांत परिश्रम से सिद्धि में तब्दील करने वाले, हम सब के प्रेरणा पुरुष, करोड़ों करोड़ भारतीयों की उम्मीद की किरण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं, इस तपती झुलसती गर्मी में अपने विचारों की वर्षा से हम सभी को सराबोर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की। आप लोगन का हाल चाल बा? आप लोग मजे में है ना? आप लोगन के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करत है। जय श्री राम। मां विंध्यवासिनी, माता बड़ी शीतला, मां अष्टभुजा और काली खो माता की पुण्य भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। ज्येष्ठ का ये महीना हमारी परंपरा में विशेष होता है और इसका हर मंगलवार बहुत खास होता है। कोई बड़ा मंगल कहता है, कोई बुढ़वा मंगल कहता है।
इस बार ये बुढ़वा मंगल और भी विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद ये पहला बड़ा मंगल होने वाला है जब बजरंगबली के प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे होंगे। और ये इतनी बड़ी खुशी है कि शायद हम सबसे ज्यादा बजरंगबली खुश होते होंगे। भाई बहन, जरा मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर, बजरंगबली की खुशी, ये मंगल अवसर किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? ये पुण्य काम किसने किया? ये पुण्य काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपको भी पता नहीं है कि इतना बड़ा पुण्य काम आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज राम मंदिर भी बना है और जैसा योगी जी ने कहा, यहां मां विंध्यवासिनी का भव्य नव्य कॉरिडोर भी बन रहा है। और संयोग देखिए, 4 जून को भी बड़ा मंगल है। ये जो कुछ नौजवान चित्र लेकर के आए हैं, वो हमारे साथी कलेक्ट कर लेंगे। आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाएगा। उधर भी 2 लोग हैं, जरा ले लीजिए भाई। आप सबको संतोष हो गया? धन्यवाद जी। साथियों, 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। आप मुझे बताइए साथियों, आप जरा एक एक चीज में बात करता हूं ना, मैं भाषण नहीं करूंगा आज आपसे बातें करूंगा। ठीक है? चलेगा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, जरा सोचिए, आप अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री को लगा देते हैं।
ये नारे वगैरह बताइए, लेकिन बीच में जब जगह हो ना तब बुलाइए, ठीक है? और फिर 1 जून को भी करना पड़ेगा, 4 जून को तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो थक जाओगे। अच्छा, हम अपना घर बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं। क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख लें, 1 महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे महीने दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है, वो कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री है। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी एनडीए को इतना भारी जनादेश मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बताइए भैया, हम लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को समझने में बड़े माहिर हैं। यहां तो गांव का बच्चा भी राजनीति समझ जाता है। कोई समझदार कभी भी, अब मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी का शेयर कोई खरीदेगा क्या? आप बताइए ना, खरीदेगा क्या? 10 रुपये का शेयर भी खरीदेगा क्या? जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या? जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? सामान्य मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बनना तय है। आप बताइए, आप मिर्जापुर में चौराहे पर जाके खड़े रहिए, किसी भी 100 लोगों को पूछिए कि मैं बताओ भाई किसकी सरकार बनेगी, 90 लोग क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? तो फिर वोट उसको ही देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उसको ही देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग गौर सांप्रदायिक हैं, ये लोग गौर जातिवादी हैं, ये लोग गौर परिवारवादी है। जब भी इनकी सरकार बनती है
तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। अभी देखिए यहां पर चुनाव हुए, हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक भी को नहीं दिया। साथियों, इतने दशकों तक देश ने बम धमाके झेले हैं, आतंकवाद ने सैकड़ों जीवन तबाह किए हैं, और हमारे सपा वाले क्या करते थे? कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती थी कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा क्यों, घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छीन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। इसके बाद आप नीचे रखो भैया, पीछे परेशान हो रहे हैं। पहले आप अपने बेटे को कंधे पे बिठाए रखा, लोग परेशान हुए। अब आप दूसरे का चित्र उठा के ले आए, फिर लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया।
इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। देखिए इनकी आदत। और इतना ही नहीं, सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस और पीएससी में भी 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस तरह एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने पर तुले हुए थे। भाइयों बहनों, मैं भी आप में से कईयों की तरह अति पिछड़े समाज से निकल करके यहां पहुंचा हूं। मुझे उनकी पीड़ा मालूम है। पिछड़ों ने कैसी जिंदगी जी है वो मुझे मालूम है। उसको भी ये लूटना चाहते हैं। सरकार में आने के बाद इन्होंने अपनी मनमानी भी की, लेकिन मामला तब से सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। बावजूद इसके ये पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक, अति पिछड़ों का हक मुसलमान को देते रहे हैं। लेकिन बार बार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगाती है, गंभीर सवाल पूछती है, मामले लटके रहते हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या सोचा है कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है। और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। ये कोर्ट कचहरी के झंझट को एक बार में ही खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहन, क्या आप ये होने देंगे? क्या आपका हक जाने देंगे? क्या वोट बैंक के आधार पर हक छीना जाएगा? क्या बाबा साहब आंबेडकर की पीठ पे छुरा भोंकने देंगे? क्या संविधान का अपमान होने देंगे? क्या संविधान की हत्या करने देंगे? साथियों, सपा कांग्रेस के लोग वोट बैंक को समर्पित है। वहीं मोदी गरीब, दलित, पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित है। मोदी 5 साल तक मुफ्त अनाज दे रहा है। मोदी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे रहा है। अब तो मोदी की गारंटी है, जितने भी परिवार हैं, मोदी हर परिवार के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज कराएगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से मिर्जापुर के किसानों के खाते में करीब 1000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दे दिए। 3 करोड़ पक्के घर गरीबों को और मिलने वाले हैं। ये एक एक घर लाखों रुपए का है जो माता बहन के नाम पर मिल रहा है। साथियों, आप बिजली से कमाई कर सके, मोदी इसके लिए भी रास्ता बना रहा है। पहला तो आपका बिजली बिल 0, आपका बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, आपके पास जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, बिजली के बदले में पैसे देगी और आपको बिजली से कमाई होगी। और इसलिए
मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली की योजना शुरू की है। ये शुरू कर दिया है, वादा नहीं कर रहा हूं, गारंटी चालू हो गया काम। आप ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्री करवा दीजिए। और ये काम करने के लिए हमारी सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर घर को 75,000 रुपये तक देगी। हर घर को सरकार के पैसों से सोलर पैनल लगेगा और उससे बिजली से आपको कमाई होगी। बताइए, आपको डबल मुनाफा है कि नहीं है? मुफ्त बिजली का लाभ है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, ये क्षेत्र हमारे हस्तशिल्पियों का, कलाकारों का, विश्वकर्मा परिवारों का क्षेत्र है। यहां का पीतल उद्योग, कारपेट उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग हमारी ताकत रहा है। आपके उत्पाद देश ही नहीं, विश्व के बाजार में पहुंचे, ये काम करने में मोदी जुटा है। पहले हमने यहां एक जनपद एक उत्पाद योजना चलाई। अब मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग सरकार दे रही है, आधुनिक औजारों के लिए पैसा दे रही है और बैंक से लाखों रुपयों की सीधी मदद भी पहुंचा रही है। और ये मोदी की गारंटी है, उसको पैसा मिले। इससे हर प्रकार के बर्तन, खिलौने बनाने वाले साथियों को लाभ होगा। कुछ साल पहले तक भारत विदेशों से खिलौने आयात करता था। मैंने देश के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया, उनका हाथ पकड़ा। आज भारत के खिलौने पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। इसलिए मिर्जापुर के खिलौना बनाने वाले साथियों के लिए भी अवसर ही अवसर है। भाइयों और बहनों, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज नारी सशक्तिकरण के मॉडल बनकर उभरे हैं। बहन अनुप्रिया तो मेरे मंत्रिमंडल की एक मजबूत साथी है और इस बार तो बहन रिंकी कौल ने भी इतिहास बनाया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रॉबर्ट्सगंज से पहली महिला उम्मीदवार है। और देखिए मेरा नाता कैसा है। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूं, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है और उसी समय कप प्लेट की भी याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। और मोदी और चाय का नाता भी इतना तगड़ा है, यानी मोदी है, कप प्लेट है, चाय की चुस्की है, कमल खिल रहा है। देखिए चारों तरफ जय जयकार है। आज इसलिए आपका एक एक वोट नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए पड़ना चाहिए। यहां दद्दी में भी उपचुनाव हो रहा है। वहां से हमारे साथी भाई श्रवण गौड़ जी को भी भारी मतों से कमल के निशान पर बटन दबा करके विजयी बनाना है। और आपको याद रखना होगा, जहां दो निशान है वहां दो अलग अलग निशान होंगे। एक जगह पे ऊपर कप प्लेट होगी, वहीं कमल भी होगा इनका। तो आपको ये ध्यान रख करके वोट करना है। याद रखिएगा, आप सिर्फ एमपी नहीं चुन रहे हैं, आप
पीएम भी चुन रहे हैं। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? हाथ ऊपर करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? हर पोलिंग बूथ में विजयी होके आएंगे, घर घर जाएंगे, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? देखिए, गांव गांव हमारे यहां हर गांव में ग्राम मंदिर होते हैं, पवित्र मंदिर होते हैं। आप सब वहां जाना और मोदी की तरफ से वहां मत्था टेकना और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के लिए विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगना। मांगेंगे? हर मंदिर में जाएंगे, हर तीर्थ स्थान में जाएंगे, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हुंकार एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो।